इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी, उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूं, इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियां ले रहे हैं, तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी, और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहां से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे, हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था, उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग।
ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहाँ शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे, आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा, हाँ? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड, यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाओ, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा।
इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। I'm sorry, रागिनी मैं हूँ, और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है, और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। Oh God! बचाओ! बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग
12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती। इंसान किसी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा। किसी भी कीमत पर मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ, मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है।
रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं, और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है? कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विक्की को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है, कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन
हवा तो चल ही नहीं रही है, देखो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है, कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था। बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें, क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई माइका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए?